रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। रोटेशनल मोशन में देखो, आज का टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। बताओ जरा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज सॉल्यूटेड बाय आई। क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? हेलो, बोलो जल्दी से। एनालॉगस क्वांटिटी टू मास। हाँ, मतलब जो रोल मास का किस पे होता है, ट्रांसलेशनल मोशन में होता है, वही रोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का किस में होता है, रोटेशनल मोशन पे। ठीक है ना। जो रोल मास का ट्रांसलेशनल मोशन पे है, वही रोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन पे होता है। ठीक है। इसमें कुछ रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सिलेबस में और सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। ठीक है ना। तो जो डेफिनेशन है, मैं अब उसमें नहीं जा रहा हूं कि भाई है क्या, इसका मतलब क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, किस कौन सी क्वांटिटी होती मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, स्केलर, वेक्टर या टेंसर? टेंसर। यस, इट इज अ टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको आप ऐसे समझ लो बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को, कि ये मास का एनालॉग है रोटेशनल मोशन पे। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब समझते हो कि नहीं? ट्रांसलेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहा है। और रोटेशन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। ठीक है। तो दो चीजें आ रही हैं यहाँ पे। हेलो, रोटेशन पे दो चीजें आ रही हैं। रोटेशन पे अगर हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट को लें, फॉर एग्जांपल मैं एक बॉल लेता हूं यहाँ पे, जैसे ये बॉल है मेरे पास में, अगर मैं इसको थ्रो करता हूँ यहाँ पे, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन रहेगा इसका। जैसे ये जो बॉल है ना, यहां से यहां तक अगर आ रही है, तो ये कौन सा मोशन है इसका? ये ट्रांसलेशनल मोशन है। मास है, हम मास का जो रोल है ट्रांसलेशनल मोशन में, और अगर ये बॉल यहीं पे रोटेट हो रही है, अपने एक्सिस पे यहाँ रोटेट हो रही है, तो मास की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना पड़ेगा। बात समझ गया ना। तो अगर ये बॉल यहीं पे अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही, तो फिर मास की जगह पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? सिंगल पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, वो हम लोग देखते हैं अभी। तो सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल, और फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए निकालेंगे। जैसे मान लो बेटा, ये एक पार्टिकल है यहाँ पे, इस पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो जब भी हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करनी है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि किस एक्सिस के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। बिना एक्सिस डिफाइन किए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मीनिंगलेस है। भाई, हम किस एक्सिस के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब भी हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म पे ऐसे ही लिखूंगा आगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, एक और बात है, जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये यहां से यहां आए या ना आए, मतलब ट्रांसलेट हो या ना हो, मास है। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट नहीं भी हो रहा है, तो उस एक्सिस के लिए क्या रहेगा? उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। मतलब रोटेशन होना जरूरी नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जिस एक्सिस के अबाउट हम ऑब्जेक्ट के रोटेशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो जरूरी थोड़ी कि ऑब्जेक्ट रोटेट ही हो उस एक्सिस के, और रेस्ट पे भी हो सकता है।
बट फिर भी उस एक्सिस के अबाउट क्या रहेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। बात समझ गए कि नहीं? जैसे मास जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट मूव करे या ना करे, मास रहेगा, वैसे ही किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि भाई हम किस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या निकालना चाह रहे हैं। तो एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि किस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देख रहे हैं। जैसे एक सिंगल पार्टिकल मैंने लिया, अब मान लो मैंने ये सिंगल पार्टिकल यहां पर से इतने डिस्टेंस पे लिया, ये एक्सिस हो गया सपोज, मैंने सपोज बेटा ये एक्सिस का नाम दे दिया वाई वाई डैश, और ये जो डिस्टेंस है r1, ये सपोज यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर, मास इसका कितना ले लिया मैंने 2 kg ले लिया। सो इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट होता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, और अगर नहीं भी होता है तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो फार्मूला क्या आएगा यहाँ पे, इस एक्सिस के लिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको डिनोट करेंगे अपन आई वाई वाई डैश। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई डैश एक्सिस इज m इनटू कौन सा डिस्टेंस चाहिए यहाँ पे, एक्सिस से पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो m इंटू r1 स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, इट इज 2 kg इंटू 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट इज 32 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। बट kg सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉट द एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट क्या रहेगी, केजी मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट रहेगी। बट इसको आप केजी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर में लिख सकते हो, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, ग्राम मीटर स्क्वायर में लिख सकते हो, ठीक है, बट इट इज नॉट द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है इसकी, व्हाट इज एसआई यूनिट, केजी मीटर। एसआई यूनिट इज केजी मीटर स्क्वायर, इसकी एसआई यूनिट है। मतलब m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर 0, l टू द t टू द पावर 0, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला रहेगा, ध्यान रखना, दिस इज द एसआई यूनिट। अगर मान लो मैं एक्सिस बदल दूं यहाँ पे कि भाई मैं इस एक्सिस के लिए इसके रोटेशन को देखता हूँ, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, सपोज ये r2 हो गया, एंड r2 सपोज कितना है 5 सेंटीमीटर है, ये वाले एक्सिस का मैंने नाम ले लिया a डैश। सो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a डैश एक्सिस विल बी m into r2 स्क्वायर। तो जिस एक्सिस के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं, भाई मान लो ये पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट होता है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका जो रोटेशनल इनर्शिया बनेगा वो m into r2 स्क्वायर के बराबर बनेगा। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें इसकी, तो 2 kg into 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, एंड इट विल बी 50 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे ही एक्सिस का डिस्टेंस बढ़ गया, जिस एक्सिस के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं, वैल्यू भी बढ़ गई, यहाँ पे 50 हो गया। ये वाले एक्सिस के लिए कितनी है वैल्यू, 32 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, अगर मैं पार्टिकल का मास बदल दूं तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, और एक्सिस से ये डिस्टेंस बदल दूं तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करता है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया depend on mass of particle and perpendicular distance of particle from axis। समझ गए कि नहीं, एक्सिस से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, इस बात से भी फर्क पड़ेगा। बात समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गया बेटा इसको, कोई डाउट इस पे, नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, शॉट ले लो जल्दी से, ले लिए, यस सर। जल्दी से।
अब अगर हम लोग यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए लेते हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं यहाँ पे पेज नंबर 2, केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब कि बहुत सारे पार्टिकल हैं यहाँ पे, जैसे ये एक पार्टिकल हो गया, इसका मास हो गया m1, ये एक पार्टिकल हो गया, इसका मास हो गया m2, ये एक पार्टिकल हो गया, इसका मास हो गया m3, ये एक पार्टिकल हो गया, मान लो इसका मास हो गया mn। ये एक्सिस है यहाँ पे, तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया r2, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया r1, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया r3, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कौन सा हो गया rn हो गया, ठीक है ना। ये इस एक्सिस का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, सपोज ये एक्सिस y डैश है यहाँ पे। अगर ये पार्टिकल यहाँ पे रोटेट होता तो ये वाले सर्कल को फॉलो करेगा, ये वाला इस सर्कल को फॉलो करेगा, ये वाला पार्टिकल इस सर्कल को फॉलो करेगा, ये वाला पार्टिकल इस सर्कल को फॉलो करेगा, ठीक है ना, अगर ये रोटेट होते तो। और अगर रोटेट नहीं भी हो रहे तो इस एक्सिस के अबाउट इन सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो यहाँ पे जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई वाई डैश इज आई वाई डैश ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस आई वाई डैश ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस अप टू सो ऑन आई वाई डैश ऑफ nth पार्टिकल। मतलब इस एक्सिस के अबाउट सभी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप स्केलर सम कर सकते हो। कौन सा सम कर सकते हो? स्केलर, ठीक है ना, स्केलर सम कर सकते हो। इसके लिए वेक्टर सम या फिर टेंसर सम की जरूरत नहीं, इसको स्केलर सम ही करना हम लोगों को। समझ गया बेटा? स्केलर सम कर सकते हैं। तो yes, ये sir. फॉर्मूला किसके बराबर जाएगा यहाँ पे? इट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन एंड फाइनली वी हैव mn rn स्क्वायर। तो इसको चाहो तो शॉर्ट फॉर्म पे लिख दो, समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n, i इक्वल्स टू 1 टू n, ये किसके बराबर जाएगा? mi r i स्क्वायर के बराबर। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, ठीक है, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, ठीक है। तो एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम एक्सिस बदल लेंगे तो उस एक्सिस के लिए हमको क्या चाहिए यहाँ पे? फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। तो इसको एडिशन थ्योरम भी बोलते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये एडिशन थ्योरम भी है, ठीक है। पेज नंबर 3 पे आते हैं अभी। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। देखो अभी इस पे, यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह से ले लेता हूं कि जैसे मान लो एक स्क्वायर हमने लिए ऐसा, है ना, ये एक स्क्वायर लिए, स्क्वायर की साइड ए है और इसकी चारों वर्टेक्स पे हमने 4 पार्टिकल रख दिए, चारों वर्टेक्स पे 4 पार्टिकल रख दिए, ठीक है, ध्यान से समझना। अभी 4 वर्टेक्स पे 4 पार्टिकल है, दिस इज वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी, दिस इज वर्टेक्स सी एंड दिस इज वर्टेक्स बी। अगर मान लो मैं यहां पर से एक्सिस लेता हूं, ये वाला एक्सिस, तो इस एक्सिस के लिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा? थोड़ा सोच के बताना। ये वाले 8/5 mr square plus 4 ml square IAD मतलब इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, IAD मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AD एक्सिस। मतलब चारों पार्टिकल के मास ना हम लोग सेम ले लेते हैं यहाँ पे, m1 is also m, m2 is also m, m3 is also m, और ये जो पार्टिकल है इट इज m4 is also m। तो बेटा इस एक्सिस के लिए m1 पहले ये है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस m2, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? a स्क्वायर बराबर है, फिर प्लस m3, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितना? a स्क्वायर, और m4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 0 का स्क्वायर। तो ओवरऑल कितना बन गया यहाँ पे? ये पूरा जो टर्म है सॉल्व करने पे कितना आ गया? 2 टाइम्स ma स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? क्योंकि m1 m2 m3 m4 सभी सेम है, हाँ या ना?
हेलो Yes, sir. नहीं, तो इट इज m2a स्क्वायर प्लस m3a स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू सेम है तो m इंटू a स्क्वायर प्लस m इंटू a स्क्वायर एंड द आंसर विल बी 2ma स्क्वायर। अभी मैं एक एक्सिस ये वाला लेता हूँ, यहाँ पे डायगोनल एक्सिस लेता हूँ, ध्यान देना अभी, है ना। ये मैंने डायगोनल एक्सिस ले लिया यहाँ पर से, ये वाला, ये डायगोनल एक्सिस लिया हमने। डायगोनल एक्सिस समझ गए, ये वाला एक्सिस है। तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, अभी दिस एक्सिस इज एक्सिस BD। तो इस एक्सिस के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फार्मूला यही आएगा, m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर प्लस m3 इंटू r3 स्क्वायर प्लस m4 इंटू r4 स्क्वायर। अभी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, IBD। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 m। अच्छा, इसका यहां से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, दिस इज r1 हियर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा a/√2 का। ठीक है, ऐसे ये वाले एक्सिस का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पर का, ये r1 और ये r2 बराबर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर प्लस m2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस m3 की जगह पे m आएगा इंटू अगेन a/√2 का होल स्क्वायर प्लस m4 इंटू 0 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे ये वाला आंसर भी 2ma स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड हो गए, एंड नाउ द फाइनल आंसर विल बी ma स्क्वायर। तो डायगोनल एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये बन जाएगा। समझ गया बेटा, हेलो, समझ Yes, गया। sir. यस सर। अब इस पे यस सर। कैलकुलेशन पे कोई डाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन पे? No, sir. सर ओके, r1 a डिवाइड बाय √2 कैसे है? हाँ देख, डायगोनल कितना होता है इसका, इसका डायगोनल कितना रहता है, वो साइड के √2 इतना रहता है सर, मतलब √2 का उसका आधा करोगे ना, आपको यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए ना। तो r1 किसके बराबर, अगर मैं ये पॉइंट को O ले लूं यहाँ पे, तो r1 की वैल्यू कितनी है, AO मतलब कितना है, AC/2, और AC की वैल्यू कितनी है, √2a/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, a/√2। समझ गया, यस सर। डायगोनल का आधा, है ना, डायगोनल का आधा रहेगा ना ये। समझ गए अभी कि नहीं? यस तो सर। डायगोनल कितना होता है, √2 साइड का। आधा कर दो, उसका आधा कर दो। समझ गए, तो ये डिस्टेंस नहीं चाहिए हमको, जब ये वाला एक्सिस ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? यस सर। यस सर। डाउट अभी इस पे? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। ले लिए? यस सर। यस सर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी पेज नंबर 4 पे। अभी यही क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है, लेकिन अब एक्सिस हम लोग थोड़ी अलग जगह से लेते हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 4, दिस इज पेज नंबर 4। एक्सिस थोड़ा हम लोग अलग जगह से लेते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा 3D व्यू पे आप लोग समझना, स्क्वायर ही रखे हम लोगों ने, बट व्यू यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ये 3D व्यू बना दे रहा हूँ मैं इसका। ये स्क्वायर ही है यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे आपको शेप कैसा दिखेगा इसका, हेलो, शेप कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, बट है स्क्वायर ये, है ना, दिस इज अ स्क्वायर। और इसके चारों वर्टेक्स पे हमने 4 पार्टिकल रख दिए। तो ए साइड है, मास m m m m, this is a b c and this side is d here, and abcd क्या है यहाँ पे, abcd is a square। ठीक है, अभी ध्यान देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ये वाले एक्सिस से ले रहे हैं, एक्सिस, ये एक्सिस है। तो एक्सिस बताओ कौन सा बन गया, ये वाला भी। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन and passing through one of the vertex, है ना, perpendicular to plane and one of the vertex। मान लो ये वाले एक्सिस का नाम मैंने ले लिया यहाँ पे z डैश। तो ये z डैश क्या है यहाँ पे, दिस इज द एक्सिस परपेंडिकुलर टू
plane of square ABCD and passing through one of the vertex किसी एक वर्टेक्स से पास हो रहा है, समझ गए? एक वर्टेक्स से पास हो रहा है, समझ गया बेटा? एक वर्टेक्स से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू वन ऑफ द वर्टेक्स। क्लियर हो गया? हेलो? यस सर। पासिंग थ्रू वन ऑफ द वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से पास हो रहा है। तो अभी जैसे मान लो ये वाला पार्टिकल M1 है, ये वाला पार्टिकल M2 है, ये वाला पार्टिकल M3 है, ये वाला पार्टिकल M4 है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। M1 की वैल्यू M, R1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? यहां से इस एक्सिस से ये कितने डिस्टेंस पे रहेगा बताओ जरा? यहां से ये कितना डिस्टेंस है? ए है कि कुछ और रहेगा? ए रहेगा ये, हाँ 3D व्यू है, ए रहेगा डिस्टेंस, इट इज ए स्क्वायर। और M2 भी कितने डिस्टेंस पे है? √2a। हाँ ये वाला रहेगा √2a डिस्टेंस पे, इट इज √2a। और ये वाला डिस्टेंस ए है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके, सो इट इज नाउ √2a का होल स्क्वायर प्लस M3, ये परपेंडिकुलर है कितना? a स्क्वायर, और M4 इंटू 0 स्क्वायर, है ना? तो ओवरऑल कितना हो गया ये? ma स्क्वायर 2ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर एंड आंसर विल बी 4ma स्क्वायर। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर। यस। ओके, कोई डाउट बेटा इस पे? कोई डाउट? नो सर। डायग्राम पे कोई डाउट? समझ गया पूरा किस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस कहां पर से हमने लिए, कितना इंपॉर्टेंट है एक्सिस? ठीक है, एक्सिस कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया अभी कि डाउट है कुछ? क्लियर हो गया सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का। पेज नंबर 5 पे आते हैं अभी हम। हाँ, अब कुछ रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देखते हैं। पेज नंबर 5। now this is page number 5। पेज नंबर 5। तो रेगुलर ज्योमेट्रिक फिगर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना कुछ, उसके बाद फिर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताऊंगा, बट पहले कुछ रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। so moment of inertia of some regular geometrical object, of some regular geometrical object। ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले रिंग, ठीक है, सबसे पहले रिंग। रिंग समझते हो कि नहीं समझते? हेलो, रिंग समझते हो? हेलो, यस सर। तो दिस इज द रिंग हियर, ये रिंग है, हाँ ये ऐसी होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो एक्सिस में ले रहा हूँ बेटा, ये रिंग मैंने लिया यहाँ पे, और ये है एक्सिस इसका। तो ये बताओ मुझे, ये एक्सिस को क्या बोलोगे, क्या नाम दोगे इस एक्सिस का? एक्सिस पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है ये एक्सिस? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हाँ, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्लेन सेंटर से पास। सेंटर ऑफ मास भी है, और रिंग का मास m है, रिंग की रेडियस r है। इस एक्सिस को मैंने क्या नाम दे दिया? जेड जेड डैश दे दिया। तो एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक्सिस कौन सा हो गया यहाँ पे? जेड जेड डैश इज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन।
और इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। याद रखना कितना होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए, इसका mr²। mr² होता रिंग का। और रिंग की जगह पे अगर हम डिस्क ले लें तो इसी एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr²। हाँ, अगर मैं यहाँ पे डिस्क ले लूं, अब मुझे एक्सिस बताने की जरूरत नहीं कि कौन सा एक्सिस है, ये अंडरस्टूड है। यहाँ पे ये जो एक्सिस पास हो रहा बेटा, अगेन दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इट इज जेड जेड डैश एक्सिस। और इस एक्सिस के लिए भी ये क्या है, यहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट इज डिस्क, इसका मास m और इसकी जो रेडियस है वो किसके बराबर, यहाँ पे r के बराबर इसकी रेडियस है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। समझ गया बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका mr² बाई 2। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो z z dash is axis passing through center of mass and perpendicular to plane and perpendicular to plane। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, सम टाइम इसमें ऐसा कर देते हैं ना कि पार्ट ऑफ रिंग ले लेते हैं, पार्ट ऑफ डिस्क ले लेते हैं, तो उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी फार्मूला यही रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे ये रिंग है और रिंग के पोर्शन को आपने काट दिया है ना, जैसे इतना सा बस है रिंग, एक रिंग का छोटा सा पार्ट हमने लिए, मतलब ये आर्क जैसा, बाकी है ही नहीं, और ये सेंटर है। अब ये एक्सिस कहां से पास नहीं हो रहा है, ये इतनी जगह का मास m है और ये वाली जो रेडियस इसकी r है, तो रिंग इतना है आपका। तो इस एक्सिस के लिए जो फार्मूला होगा, रिंग का एक पार्ट अगर आप ले रहे हो तब भी फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, फार्मूला यही रहेगा mr² रहेगा। ठीक है, पार्ट ऑफ द रिंग, लेकिन एक्सिस कहां से पास हो रहा है, उसके सेंटर से पास हो रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे पार्ट ऑफ द डिस्क लेते हैं z डैश, अगर मान लो मैं यहाँ पे पार्ट ऑफ द डिस्क ले लूं, ठीक है, एक्सिस ये है और जो रिमेनिंग पोर्शन है यहाँ पे डिस्क का, ये इसका मास m है, रेडियस इसकी भी r है, एक्सिस यही ले रहे हैं, बट अब ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, बस सेंटर से पास हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो फार्मूला होगा वो mr²/2 रहेगा। ठीक है, फार्मूले पे कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, फार्मूला कितना रहेगा यहाँ पर भी, द फार्मूला इज mr²/2। समझ गए, ध्यान रखना इसको, छोटी छोटी बातें हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, हेलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया। हो गया, ले लिए? Yes, sir. ओके, अगले पेज पे जा रहे हैं हम लोग, पेज नंबर अभी 6 पे। तो ये हो गया रिंग के लिए और डिस्क के लिए, है ना। अच्छा, जो सिलेंड्रिकल पाइप होता है, सिलेंड्रिकल पाइप मतलब ऐसे रिंग को एक के ऊपर एक और पूरे नीचे तक रखते जाओ, और सॉलिड सिलेंडर मतलब ऐसा पूरा नीचे तक लाते जाओ, तो उसके लिए क्या बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही वाले रहेंगे। सिलेंड्रिकल पाइप कैसे बनता है, रिंग के बाद सिलेंड्रिकल पाइप कैसे बनेगा बेटा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से हाँ, अगर मैं इस तरह से बना दूं ये स्ट्रक्चर को, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, इट इज सिलेंड्रिकल पाइप बन जाएगा कि नहीं, हेलो, बन जाएगा सर, है ना, सिलेंड्रिकल पाइप बन जाएगा। फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, फार्मूला यही रहेगा, सिलेंड्रिकल पाइप का भी यही फार्मूला रहेगा। समझ गए, सिलेंड्रिकल पाइप के लिए भी यही फार्मूला रहेगा, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक्चुअल में इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है यहाँ पे, एक्सियल, मतलब एक्सिस ऑफ सिलेंडर बोला जाता है। दिस टर्म इज नोन एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर। एंड सिमिलरली अगर आप सॉलिड पाइप लेते हो, सॉलिड सिलेंडर लेते हो, जैसे बहुत सारी डिस्क को एक के ऊपर एक रखते जाओ, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर। हाँ, सॉलिड सिलेंडर या फिर सिंपल सिलेंडर वर्ड यूज करते हैं। तो अगर आप ऐसी बहुत सारी डिस्क को एक के ऊपर एक अरेंज करते जाते हो,
तो फिर जो नया स्ट्रक्चर जनरेट होता है ये जेड डैश, ठीक है, ऐसे आपने और यहाँ पर भी कर दिए, तो ये कौन सा बन गया, सॉलिड सिलेंडर बन गया। सॉलिड सिलेंडर का मास भी यही है, रेडियस भी यही है, इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही रहेगा। तो इस एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिलेंडर भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये जो दो एक्सिस हम लोगों ने बनाए यहाँ पे, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इन्हीं एक्सिस के अबाउट ये लुढ़क सकता है या रोल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये एक्सिस है तो इसी के अबाउट क्या होगा, ये लुढ़केगा। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर, समझ गए। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? सर अगर हॉलो सिलेंडर को अगर से हमने ऊपर से और नीचे से ढक्कन लगा दिया तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? हाँ, अगर ढक्कन लगा दिए तो ढक्कन के लिए डिस्क वाला लगेगा, दोनों ढक्कन के लिए डिस्क का लगाओगे और फिर जो बाकी बीच वाला उसमें mr स्क्वायर लगेगा, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले इस पेज का, बताता हूँ जल्दी से। ले लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। ले लिया सर। अब तेरा जो क्वेश्चन है कि अगर सर हम ढक्कन लगा दें यहाँ पे तो फिर क्या बन जाएगा, बराबर है। नाउ पेज नंबर 7, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ही बना दिया, सिलेंड्रिकल पाइप में ढक्कन लगाने की बात कर रहा है। जैसे हमने ये लिए, ये सिलेंड्रिकल पाइप है, इसका मास m है और रेडियस r है, और ये अभी इसका एक्सिस हो गया, बराबर है, समझ गए। ये इस एक्सिस को जेड जेड डैश ले लिया मैंने। अब इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपने एक छोटा सा ढक्कन, मतलब डिस्क शेप का ढक्कन लगा दिए, बराबर है। समझ गया बेटा? ये क्या लगा दी हमने यहाँ पे, कैप लगा दी इस पे, ये भी कैप लगा दिए। ये क्या है, यहाँ पे पाइप है और फिर इसमें दोनों तरफ कैप लगा दी। इसका मास भी स्मॉल है और इसका मास भी स्मॉल है, तो कैप अगर लगाओगे तो कैप तो पूरा पैक कर देगा ना दोनों तरफ से। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एक्सिस के लिए, ये कितना आएगा, आई जेड जेड डैश ऑफ पाइप प्लस 2 टाइम्स आई जेड डैश ऑफ कैप। क्योंकि दोनों कैप का मास कैसा है, सेम लिया अपन ने, तो पाइप के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, mr स्क्वायर। हाँ या ना, जवाब देना। यस Yes, सर। sir. Yes. पाइप के लिए कितना हो गया, mr स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कैप के लिए स्मॉल m r स्क्वायर बाई 2। दो कैप है इसलिए 2 टाइम्स ले लिए, एक ही कैप लगाते तो एक बार लेते। समझ गए? Yes. यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? Yes. यस सर। ओके, पेज नंबर 8 पे आते हैं अभी हम लोग। पेज नंबर 8। अभी इसमें रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर सीट है ऐसी, इधर पे ब्रेथ है और ये वाला जो पोर्शन है वो लेंथ है। दिस इज द रेक्टेंगुलर सीट, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर सीट के लिए, ठीक है। इसका मास कितना है, m इसका मास है। तो ध्यान देना, एक एक्सिस ये वाला ले ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ये एक एक्सिस हो गया x और x डैश, कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, और प्लेन पे है। दूसरा एक्सिस ये है, इसी के परपेंडिकुलर है, ये y डैश ले लिया मैंने, ठीक है। समझ गए कि नहीं? तो समझ गए। हाँ, इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m इंटू बी स्क्वायर बाई 12, याद रखोगे। और ये वाले एक्सिस के लिए रहेगा, क्योंकि l डिवाइड हो रहा है, ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है। समझ गए? और एक एक्सिस अगर यहां पर से हम लोग ले लें जेड जेड डैश, तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो अभी मैं आगे बताने वाला हूं। इट इज m बाई 12 l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक्सिस कहां से पास हो रहा है, ये वाला जेड वाला, सेंटर ऑफ मास से, और रेक्टेंगुलर प्लेट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेट के परपेंडिकुलर है, बराबर है ना। ये एक्सिस रेक्टेंगुलर प्लेट पे है, दिस इज रेक्टेंगुलर प्लेट, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है बेटा, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है।
ये एक्सिस रेक्टेंगुलर प्लेट के लेंथ के पैरेलल है और सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, और ये वाला जो एक्सिस है ये रेक्टेंगुलर प्लेट के ब्रेथ के पैरेलल है और सेंटर ऑफ मास से जा रहा है प्लेन पे, और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है ऐसा। ठीक है, अब रॉड का इसी से बन जाएगा, यहां से आप रॉड के लिए निकाल लो अभी। ठीक है, अगर मैं बेटा ब्रेथ को कम करते जाऊं यहाँ पे, एक ब्रेथ टेंस टू जीरो मतलब जीरो के इक्वल नहीं है बट बहुत स्मॉल हो जाएगी, तो ये क्या बन गया बेटा, फिर यहाँ पे रॉड बन गया, और ये एक्सिस हो गया y y डैश, एंड इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड। तो यहाँ पर इस एक्सिस के लिए फार्मूला क्या होता है इसका, ml²/12 होता है। ठीक है, तो इसको सिकोड़ दो, छोटा कर दो, ब्रेथ को बहुत कम कर दो, तो ये रॉड बन गई, और इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना इसका, ml²/12, क्योंकि ब्रेथ को आपने छोटा कर दिया है, तो ये वाले एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये सपोज x x डैश एक्सिस है, i x x डैश, ये लगभग जीरो हो जाएगा। तो अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, जीरो, एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ml²/12। ठीक है, समझ गए इसको? हेलो, Yes, sir. समझ गया सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिया सर। नाउ पेज नंबर 9 पे आते हैं अभी हम लोग। तो जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ना, सिर्फ उन्हीं के चाहिए हमको। पेज नंबर 9 अभी है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल मतलब समझते हो किसको बोलेंगे पर? बॉल। यस, स्फेरिकल सेल मतलब बॉल। कौन सी वाली बॉल, फुटबॉल या वॉलीबॉल? ज्यादा बढ़िया, ज्यादा थिकनेस नहीं होनी चाहिए उसकी, है ना, थिकनेस ज्यादा नहीं। जैसे क्रिकेट बॉल की अगर बात करोगे तो स्फीयर हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। तो आप इसको इमेजिन कर लो, इट इज फुटबॉल, ज्यादा सही स्ट्रक्चर रहेगा स्फेरिकल सेल के लिए। तो ये एक स्फेरिकल सेल मैंने लिया, 3D में आप स्फेरिकल सेल का डायग्राम ऐसे बनाओगे, और अब इसमें प्लेन होता है क्या, ये सेंटर ऑफ मास है, इसका मास है, रेडियस इज r, कोई भी एक्सिस बना दो, क्योंकि प्लेन नहीं होता इसमें। प्लेन होता है क्या सेल में? स्फेरिकल सेल में प्लेन होता है क्या? नहीं होता। तो ये एक्सिस कहीं से भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए होता बेटा 2/3 mr²। और फिर है स्फीयर। जनरली जो स्फीयर वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो सॉलिड स्फीयर के लिए करते हैं। स्फीयर वर्ड जनरली बाय डिफॉल्ट सॉलिड स्फीयर के लिए होता, ध्यान रखना। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सॉलिड स्फीयर का डायग्राम मैं इस तरह से बना दूं, यहाँ पे ये सेड हमने ले लिए, इस पे भी कोई प्लेन नहीं होता है, सॉलिड स्फीयर में भी कोई प्लेन नहीं रहता है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर में भी कोई प्लेन नहीं, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इस सॉलिड स्फीयर की भी रेडियस r है, एंड दिस इज द z z डैश एक्सिस, मास m। तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इसका, 2/5 mr²। समझ गए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका, इस एक्सिस के लिए 2/5 mr²। तो स्फीयर में कोई प्लेन नहीं होता, सेल में कोई प्लेन नहीं होता। समझ गया बेटा? हेलो, यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? Yes, sir. यस सर। अब पेज नंबर 10 पे आते हैं अभी हम लोग। नाउ दिस इज पेज नंबर 10। ठीक है, पेज नंबर 10 पे अभी एक और ऑब्जेक्ट है, इसको बोला जाता है एनुलर रिंग। एनुलर रिंग समझते हो कि नहीं?
एनुलर रिंग जिसमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस होती है, ये इस तरह से है ना, इनर रेडियस और आउटर रेडियस को आप, ये एनुलर रिंग है ऐसे, है ना, एनुलर रिंग आप बोल सकते हैं, एनुलर डिस्क आप ले लो, ज्यादा इट इज एनुलर डिस्क, रिंग नहीं, एनुलर डिस्क। ये एक्सिस जेड जेड डैश, ये सेंटर ऑफ मास है ना, और इसकी जो रेडियस है, इनर रेडियस इज r1 एंड आउटर रेडियस इज r2, ठीक है, इनर रेडियस इज r1 एंड आउटर रेडियस इज r2, और इसका मास कितना है यहाँ पे, इसका मास है m। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, क्या लिख देते हैं, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, गलत, यहाँ पे होता है m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ठीक है, समझ गए कि नहीं? स्क्रीनशॉट समझ गए Yes, सर। sir. हाँ, गड़बड़ नहीं करना, प्लस करना, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? Yes, sir. अब यहाँ पे मैं सिचुएशन थोड़ी बदलता हूँ, क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्योंकि आज टाइम थोड़ा सा कम बच रहा भी हमारे पास में, नहीं तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कर लेते, बट एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ध्यान देना। ये बेटा एक है सॉलिड स्फीयर, समझ गए, सॉलिड स्फीयर है ये, सॉलिड स्फीयर का मास है, इस पे कोई प्लेन होगा नहीं, ऑफ कोर्स ये सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, इसका मास m और रेडियस r, और इसमें यहाँ पे नीचे एक रॉड लगा दी है अपन ने ऐसे, ये एक रॉड ऐसी बना दी, एक टॉय बना दी हमने, ये भी इसका सेंटर ऑफ मास है, एंड इसका मास स्मॉल m एंड लेंथ l है, और यहाँ पर ऊपर में एक डिस्क लगा दी है ऐसी, ठीक है, ये एक डिस्क लगी हुई है यहाँ पे ऊपर में, इस तरह से। सिचुएशन समझ गए कैसा खिलौना बना दिया अपन ने, एक सिलेंडर, वो सॉरी एक डिस्क, एक सॉलिड स्फीयर और एक सिलेंडर, है ना, ये तीन ऑब्जेक्ट यहीं पे लगे हुए, इस तरह से लगे हुए सेम एक्सिस के लिए, ये भी इसका सेंटर ऑफ मास है, और इसका मास मान लो m1, और इसकी रेडियस सपोज r1 है, इसका मास सपोज कितना ले लूं m2, और इसकी रेडियस हो गई r2, इसका मास कितना ले लूं मैं यहाँ पे m3, और इसकी लेंथ कितनी है l3, ठीक है, या l है, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए सर। ओके, सो व्हाट इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? तो क्या एक का अकेला लिखोगे कि तीनों का सम करके लिखना पड़ेगा यहाँ पे? तीनों का सम करके। यस, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस जेड जेड डैश एक्सिस इज, सबसे पहले हम लोगों को डिस्क का लिखना पड़ेगा, फिर जरूरी नहीं किसका पहले लिखें, फिर स्फीयर का लिखना पड़ेगा, एंड देन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस अबाउट रॉड का लेना पड़ेगा। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर बाई 2, और सॉलिड स्फीयर का हो जाएगा 2/5 m2 r2 स्क्वायर एंड प्लस m3 बाई 12 into l स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, ये इस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, समझ गए? Yes, sir. ओके, Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो।